नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरा एग्ज़ाम था। आज मेरा एसएससी जीडी 11 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, जिसका रिव्यू मैं बहुत ही साफ़ सुथरा और कम टाइम में देने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल मिला के मेरा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया। मैंने सिर्फ एक सवाल छोड़े, वो गलती से छूट गया। मेरे पास टाइम नहीं बचा कि मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊँ। गणित का एक सवाल था जो मैंने सॉल्व कर लिया, लगभग उसके पीछे 5 मिनट दे दिया, फिर भी मेरे से नहीं हो पाया। मैं कम से कम 17 सवाल मैथ में बताऊंगा, और स्टैटिक्स मतलब क्या बोलते हैं जीके जीएस जो है उसमें भी 17 सवाल बताऊंगा, और रीजनिंग में 4 से 5 बताऊंगा, और हिंदी में 4 से 5 बताऊंगा, जो आज के पेपर में आया। ओवरऑल मेरा मस्त गया था। मैथ में एक सवाल ऐसा था जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया, लगभग 4 से 5 मिनट दिया। उसके अलावा बाकी मैं 17 सवाल आपको फटाफट बता देता हूँ। सब मेरे को दिमाग में फिट बैठा है, पूरी मेहनत। तो सबसे पहला रिव्यू मेरा मैथ का रहेगा कि मैथ में 3 बोर्ड मास से सवाल थे। बोर्ड मास में एक सवाल मेरे को याद है कि 32/8 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 5। आपको बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ वाला तो था ही नहीं, पहले ब्रैकेट था, फिर डिवाइड था। हाँ, पहले डिवाइड था, फिर मल्टीपल था, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये 5 का यूज़ करके 3 सवाल एकदम आसानी से बन गए। इसके अलावा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 3 सवाल थे। तीनों सवाल मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में जाता है और आते समय 40 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? एवरेज स्पीड से 2 सवाल थे। दूसरा सवाल, एक व्यक्ति किसी दूरी का 3/5 भाग 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष दूरी 56 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? इसका आंसर 70 था। इसके पहले वाले का जो मैंने बोला वो 53.33 था। ये सॉल्व करके आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, सवाल आपको बताया है। तीसरा सवाल, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी सामान्य गति के 1/4 गति से तय करता है, तो 45 मिनट की देरी होती है। तो नॉर्मल अपनी सामान्य स्पीड से जब जाएगा तो कितने मिनट में पहुंचेगा? आंसर आएगा 15 मिनट। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, यानी कि टाइम और स्पीड जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि रेशियो एक्सचेंज हो जाएगा। तो 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 45 दिया है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 15 मिनट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे औसत का बताऊँ, औसत का मतलब एवरेज से सिर्फ एक सवाल थे। एवरेज वाले में ये था कि एक 50 नंबर की परीक्षा में 20 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 40 और 25 विद्यार्थियों का एवरेज मार्क्स 34 और 15 विद्यार्थियों का एवरेज मार्क्स 26 है। तो ओवरऑल परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का एवरेज मार्क्स कितना आएगा? आंसर मैंने निकाला था 34 आंसर आएगा। इसके अलावा अगर मैं टाइम और वर्क की बात करूं, यानी कि कार्य और दूरी की बात करूं, तो उससे एक सवाल आया था, कार्य और दूरी। शायद लगता है कार्य और दूरी वाला मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है, बताता हूं आपको मैं कार्य और दूरी का क्या था। कि एक समान कार्य को अजय और विजय क्रमशः 6 और 20 दिनों में करते हैं। एकांतर रूप से विजय द्वारा शुरू करने के बाद कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? आंसर आएगा 9.5 दिन में कार्य पूरा होगा। प्रतिशत से एक सवाल था, बहुत गजब था प्रतिशत। यही वाला सवाल था जो मैं आंसर नहीं निकाल पाया, प्रतिशत वाला। कि एक वस्तु में क्रमशः 3 महीने में 10%, 30% और 25% की कमी होती है, और चौथे साल 60% की वृद्धि होती है, तो वस्तु की प्राइस पे कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? जितने भी ऑप्शन थे सब के सब 20% से ज़्यादा थे, और मेरा आंसर लगभग 24% आजू बाजू आ रहा था, जो माइनस में जा रहा था। पता नहीं, मैं टिक नहीं कर पाया, मेरे से छूट गया, मतलब एक हिसाब से 5 मिनट दिया, लेकिन लास्ट में टाइम नहीं बचा इसके लिए। अब इसके अलावा एक रेशियो का था, रेशियो बोलूँ या उम्र वाला बोलूँ, दोनों हैं। आप सवाल सुनिए कि 2 व्यक्ति का उम्र
4:9 है, उनकी आयु का अंतर 10 है, यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो उनकी आयु क्या हो जाएगी 8 और 18। तो 4 वर्ष बाद उनका रेशियो क्या होगा, आंसर आएगा 6:11। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से 3 सवाल था, नंबर बाय नंबर मैं आपको बताता हूँ। पहला साधारण ब्याज का 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज दिया गया था, यानी कि 12% की वैल्यू दी गई थी और 100% की वैल्यू निकालनी थी मूलधन के रूप में। आसान सा था। दूसरा चक्रवर्ती ब्याज का बता देता हूँ, बहुत गजब था। लगभग आपने अगर 6 फरवरी 2024 का टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दिया है तो उसका 11वें नंबर का सवाल आप रिवाइज कर लीजिएगा। 11वें नंबर का सवाल क्या था, क्या बोलते हैं, 6 फरवरी गणित का 11वां सवाल क्या था कि विजय ने अपने 2 बेटों अजय और विजय को क्रमशः 14 वर्ष और 15 वर्ष के लिए कुछ रुपये दिए। अब रुपया का अमाउंट मेरे को याद नहीं है, लेकिन 10% चक्रवर्ती ब्याज पे वो बराबर हो जाएगा। 10% चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है कितने सालों का, तो 14 सालों का और 15 सालों का। आंसर ज़्यादा हार्ड नहीं था, समझ में आया मैं क्या बोला। एक पिता के पास कुछ अमाउंट है, एक बेटे को 14 साल का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे बेटे को 15 साल का चक्रवर्ती ब्याज के बाद दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि 14 साल का चक्रवर्ती ब्याज कट जाएगा 15 साल के टोटल में से, सिर्फ 1 साल का ब्याज बटेगा। आंसर कुछ ऐसा था कि 21 से भागा देना पड़ा। जो भी अमाउंट था ना, मतलब उसके पास जितना भी रुपया है उसमें सिर्फ 21 से भागा दिया। आंसर आ गया कि दूसरे मतलब क्या बोलते हैं, जो विजय के पास कितना अमाउंट उसके पापा ने दिया था। सवाल इतना ही था। एक हमारा एलसीएफ और एचसीएफ से था कि 2 संख्याओं का गुणनखंड 5184 है, एचसीएफ 24 दिया है, तो एलसीएम क्या होगा, आंसर आएगा 216। इसके अलावा 3D जो बोलूँगा ना, 3D मैंसूरेशन में, जिसको क्षेत्र मिति के नाम से जाना जाता है, शंकु का आयतन 168 पाई दिया था, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन था, और उसकी हाइट दिया था 0.12 उसकी हाइट थी। त्रिज्या निकालनी थी, अंडर रूट के अंदर 42 आंसर आएगा। अंडर रूट के अंदर 42 ऑप्शन था ऐसा। अगर मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के 2 सवाल के बारे में बोलूं, तो प्रॉफिट और लॉस के 2 सवाल कि 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 66.67 आंसर आएगा। 154 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 66 वस्तुओं के मतलब लाभ यानी कि कुछ था, मतलब प्रॉफिट के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा। यानी कि हकीकत में 154 सीपी था कि एसपी था, लेकिन बराबर में 66 था। मैंने आंसर 75 पता नहीं कैसे ला दिया। तो मेरे दोस्तों मैथ में 17 सवाल, ओवरऑल मैं बोलूँ तो मैंने 19 सवाल एग्जाम में सॉल्व कर दिया, आंसर ला दिया। एक आंसर जो 20वें नंबर का था मैं तुक्का मारा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 5 सेकंड से 10 सेकंड बचा था और आयु वाला था। मैंने सवाल लास्ट में समझ लिया, तब तक टाइम खत्म हो गया था। आंसर मैंने बताया था कि जो वायु वाला था ना, आयु वाला मतलब उम्र वाले सवाल में आंसर क्या आएगा। अभी हाल मैंने आपको बताया कि 6:11, लेकिन तब तक मेरा टाइम खत्म हो चुका था मेरा आंसर लाने से पहले। तो ये रहे मैथ। इसके अलावा अगर मैं किसकी बात करूँ आपके साथ, रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। रुक जाओ दोस्तों, इसके अलावा रीजनिंग का बताता हूँ। मैथ मुझे लगता है कि 2024 से आसान था। मैं रीजनिंग की बात बोल रहा हूँ। रीजनिंग में एक सवाल मेरे से नहीं बना, आप बना के देखिएगा। सीरीज़ का सवाल था। 7, 17, 25, 53 और 61 ये 5 नंबर थे, तो छठा नंबर सीरीज़ में क्या आएगा। सारे के सारे ऑप्शन 120 से ऊपर थे, मैं नहीं बना पाया। ब्लड रिलेशन से एक था, एकदम सीधा था। ए बी दिया था, ए बी करना कुछ नहीं था, 4 अक्षर जाना था, प्लस माइनस जैसे नहीं जाते थे अपने। 2024 में ब्लड रिलेशन जैसा आया था, सबसे आसान था। आंसर क्या था, मामा आंसर आएगा, यानी कि माता के भाई आंसर था। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल और एकदम आसान। कैसे कि 7 लोगों को उत्तर की दिशा में बैठाना है, यानी कि 7 लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो 7 लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट करना था, एकदम आसान। और दूसरा थोड़ा हार्ड था, बताता हूँ कैसे।
8 लोग 2 पंक्तियों में बैठे हैं। पहली पंक्ति वाले लोग उत्तर में देख रहे हैं और दूसरी पंक्ति वाले लोग दक्षिण में देख रहे हैं, यानी कि 4 लोग ऊपर देख रहे हैं, 4 लोग नीचे देख रहे हैं। आप नोटबुक पे सॉल्व करोगे ना तो 4 ऊपर देखेंगे, 4 नीचे देखेंगे, तो उनमें बैठाना था। 8 लोगों को बैठाना कोई बड़ी बात नहीं होती, मैंने एकदम 1 मिनट के अंदर बैठा दिया था। और पासा, भाई पासे से जो सवाल था ना, अगर जिस लड़के ने पासे का ट्रिक नहीं पढ़ा है तो उसे तो नहीं होगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि 2 पासे हैं जिसमें आकृति में क्या दिख रहा है? एक आकृति में दिख रहा है ए, बी और सी, समझ में आया? और दूसरे में क्या दिख रहा है? ए, डी और ई, यानी कि टोटल मैंने 5 लेटर बताए, ए बी सी डी, और पूछा गया था कि एफ का उल्टा क्या होगा, यानी कि एफ के फलक के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो भाई जो दोनों पासों में कॉमन है ना, ए, वही हमारा आंसर आएगा। ऐसे 2 सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ जीएस की बात करूं तो भाई जीएस में मेरे को अभी अच्छे से याद है। और इसके अलावा एक सर हैं स्टडी फॉर यू, वो सर को लगभग मैंने 5-6 सवाल से ज़्यादा ही बताए थे, और वो सर ने अपने वीडियो बनाए जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 17 के 17 जीएस के सवाल मैं आपके साथ बताता हूँ। ओवरऑल बोलूँ ना, 17 में से 15 तो मेरे अभी हाल मैंने चेक किया राइट है, लेकिन हो सकता है कि आंसर कुछ और भी हो सकता है। मैंने अपने हिसाब से आंसर मिलाया बुक में। पहला सवाल हिस्ट्री, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? आंसर आ जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम। इतिहास से 2 सवाल थे मेरे, दोनों सही। स्टैटिक्स जीके से 5 सवाल थे, मैं बताता हूँ आपको, मेरे लगभग 5 सही है, बताता हूँ। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कितने रुपए धनराशि दी जाती है? मतलब सवाल ऐसा नहीं था, ऐसा था कि संगीत नाटक अकादमी में डेक्स रुपये और डेक्स दिया जाता है, मतलब और भी कुछ दिया जाता है, वो सवाल में था। आंसर में था 1 लाख 5 लाख। मेरे को पता नहीं कि मैंने 5 लाख मारा कि 1 लाख, आंसर 1 लाख आएगा। एक और था कि भोलानाथ प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर आएगा बांसुरी, हमने मारा है सितार। 1 सवाल मेरा गलत। थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाईपुसम, पुथंडू सब आसान सा है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? ये भी सवाल था, तो भाई आसान सा है ना। आर वैशाली हमारे प्रज्ञानंद जो हैं उनकी बड़ी बहन है, तो वो शतरंज खेलती है ना, तो आर वैशाली शतरंज से संबंधित है। एक था बड़ा गजब, मैं जनजाति देखा तो अरुणाचल प्रदेश निपटा दिया। क्यों? क्योंकि आंसर आसान था। ऑप्शन जो होता है ना दोस्त, ऑप्शन से खेलना सीखो। पोपीर नृत्य किस राज्य के गलो जनजाति का लोक नृत्य है? हूबहू सेम सवाल था, समझ में आया? मैंने अरुणाचल प्रदेश मारा, और जो सर हैं जिनके मतलब से जहाँ से मैंने सवाल निकाला वहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश ही लिखा था। एक था जो हकीकत में मेरे शिफ्ट का पहला सवाल जीएस का, पता है क्या था? वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? जिसका आंसर मैंने गलत टिक किया है। आंसर आएगा द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूड ए एपोस्टल करके था। मैंने देखा ऑर्डर ऑफ करके तो ऑर्डर ऑफ ए मार दिया, आंसर सी था। यानी कि मेरा ये वाला सवाल गलत है कि रूस ने 2024 में नरेंद्र मोदी को किस मतलब सम्मानित किया था, कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया, सवाल ये था। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, तो दोस्तों राज्य व्यवस्था से 3 सवाल था, एकदम क्लियर, ध्यान से सुनना। कि साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे? आंसर आएगा 7। मैंने भी लगभग तुक्का 7 मारा है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं मैंने 6 तो नहीं मार दिया, लगभग 7 मारा है मैंने। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 से एक सवाल था कि स्मारकों और स्थानों और प्राकृतिक महत्व की रक्षा करना हमारा धर्म है। पूछा गया था कि 49वां आर्टिकल क्या है, तो 49वां आर्टिकल हमको बताना पड़ा। इसके अलावा एक करंट अफेयर का था, ध्यान से सुनिए, कि जुलाई 2024 में यूपीएससी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? तो दिमाग सोचने वाली थी बात ना, सबको दिमाग में पता है कि प्रीति सूदन आएगा। प्रीति सूदन वर्तमान अध्यक्ष है, उसमें दिया गया इस्तीफा किसने दिया? तो इस्तीफा मनोज सोनी, शायद मनोज सोनी सर ने दिया होगा।
अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो 3 सवाल थे, जिसमें से पंचवर्षीय योजना से 2 था, एक मुद्रा से था। पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार अलग है, एकदम आसान सा आंसर था। मैंने सी आंसर मारा है। सी में क्या था कि भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया, तो भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ऐसा कुछ था। और एक और था 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास लक्ष्य दर कितना % था। तो मैं पढ़ के गया था दोस्तों, आपको भी बोलूँगा, जो जितना भी है ना 12 के 12 पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर और प्राप्ति दर दोनों पढ़ना है। सवाल के हिसाब से 19% लक्ष्य था और 8.3 मिला था। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको, समझ में आया आपको। इसके अलावा ऐसा था कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा विनिमय का एक माध्यम है, तो आंसर मुद्रा अंदर था। तो मेरे को पता है कि मुद्रा विनिमय मतलब गोल गोल घूमता है, तो विनिमय का माध्यम है। इसके अलावा अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं तो जियोग्राफी में 3 सवाल थे, जिसमें सबको पता है कि भाई क्या बोलते हैं, जनगणना से 2 सवाल आने वाला है। तो जनगणना से 2 सवाल मैं बताता हूं कौन सा आया, कि साल 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। आंसर आ जाएगा 16.5%। मेरे को इतना मालूम था कि यूपी की आबादी 20 करोड़ और 2011 की आबादी 120 करोड़, 1/6 का मैंने परसेंटेज निकाल दिया, आंसर आ जाएगा 16.6। तो मैंने वही टिक कर दिया। इसके अलावा आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर जो भारत है ना, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर होते हैं, वो मतलब 4 ऑप्शन में था, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है। आंसर आ जाएगा मिजोरम। केरल के बाद सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य जो है हमारा, वो नाम है मिजोरम। तो पूर्वोत्तर का भी मिजोरम ही आंसर आएगा। और एक जियोग्राफी से ऐसा भी था कि भूपरपट्टी होती है ना, मतलब ज़मीन का जो निचली सतह होता है वो किससे बना है। आंसर में मतलब जो किससे बना है, सवाल में मैग्नीशियम था और खाली जगह था। खाली जगह का मतलब रिक्त स्थान दिया था और पूछा गया था सवाल में, ऑप्शन में क्या क्या दिया था। ऑप्शन में सिलिकॉन, सिलीमाइट, सिलिकॉन ऐसा करके दिया था। मैंने सिलिकॉन देखा, टिक मार दिया। तो ये रहे दोस्तों मेरे जीएस के। और जीएस में मुझे लगता है कि बहुत आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अलावा अगर मैं किसकी बात करूँ आप लोगों के साथ, हिंदी की बात करता हूँ। तो हिंदी में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, बोला स्त्रीलिंग कौन सा है, तो आंसर में झील था। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, पर्यायवाची सीधा नहीं पूछ रहा है, पर्यायवाची ऐसा पूछता है कि पर्यायवाची नहीं है। लोग पर्यायवाची देखेंगे और टिक मार देंगे तो गलत हो जाओगे दोस्त। 3 पर्यायवाची इच्छा के थे, एक अलग था, मैंने वही आंसर टिक किया। एक ऐसा सवाल था कि बारिश के बाद मौसम 7 रंगों का हो गया, तो 7 रंगों के नीचे लाइन खींची हुई थी। और 7 रंगों को तुम क्या लिख सकते हो भाई, 7 रंग यानी कि भाई इंद्रधनुष, 7 रंगों का हो जाता है, ऐसा कुछ था सवाल। तो मैंने आंसर में इंद्रधनुष टिक कर दिया। एक था मुहावरा कि गला छुड़ाना। गला छुड़ाने में ऑप्शन एकदम आसान आसान दिए थे ना, तो मैंने लिख दिया पीछा छुड़ाना। गला छुड़ाने का मतलब पीछा छुड़ाना। और भयभीत का विलोम तो निर्भीक करके ऑप्शन था, जो आंसर नंबर ए था, मैंने वही टिक किया। और एक और था विदेशज शब्द। विदेशज में क्या था, ध्यान से सुनिए। उसमें था कि इस महिला को बुलाओ, इस औरत को बुलाओ और इस स्त्री को बुलाओ। यानी कि हकीकत में सवाल ये था कि महिला, औरत और स्त्री में कौन विदेशज शब्द है। तो मैंने किसको ऑप्शन मारा, तो मैंने औरत जो है ना, औरत को विदेशज शब्द मार के आगे बढ़ गया। तो दोस्तों ओवरऑल बात करूँ तो मैंने एक छोड़ा, बाकी सारे अटेम्प्ट किए। रीजनिंग में मेरे से एक सवाल नहीं बना, जो मैंने आपसे बोला था कि 7, 17, 25, 53 और 61, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा। ओवरऑल मिला के मेरा पेपर बढ़िया था। ऐसे ही सारे के सारे सवाल मैंने आपको दे रखे हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे ऑप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम पे सारे के सारे सवाल मैं अभी डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से ले लीजिए। इसके अलावा तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था। मेरा तो हो गया है। बोर्ड मास से 3 सवाल आएंगे। बोर्ड मास ज़्यादा कैलकुलेटिव तो था ही नहीं, बोर्ड मास कैलकुलेटिव था ही नहीं। ओवरऑल जो मैथ था, मैं मानता हूँ कि आप आराम से 20 मिनट में बना लोगे। मैं थोड़ा मतलब एक सवाल के पीछे 5 मिनट दे दिया, अलग अलग मेथड लगाया और आंसर निकल नहीं पाया। तो यही था दोस्तों मेरा आज का मॉक टेस्ट का रिव्यू। अच्छा मॉक टेस्ट गया, मतलब मॉक टेस्ट नहीं, सॉरी, मॉक टेस्ट इतना मारते मारते आदत हो गया है। मॉक टेस्ट नहीं, आज का मेरा एग्ज़ाम जो एकदम रियल एग्ज़ाम है, मैं आपको
थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा एग्ज़ाम का मतलब क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड। तो ओवरऑल मिला के एग्ज़ाम अच्छा गया, सारे के सारे जो क्वेश्चन आए मैंने आपको बता दिए। तो आप भी पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।